हेलो स्टूडेंट्स, एसवी लर्निंग अकेडमी की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। क्लास 12th के अंदर हम लोग बिलियन वाला लेसन पढ़ रहे हैं और उसके अंदर हम अणुसंख्या गुणधर्म पढ़ रहे थे। अणुसंख्या गुणधर्मों के अंदर अगर हम चौथे अणुसंख्या गुणधर्म की बात करें तो वो है परासरण दाब। तो परासरण दाब क्या होता है और अणुसंख्या गुणधर्म ये कैसे है, इसको हम आज के टॉपिक में पढ़ेंगे। देखिए, परासरण दाब से पहले मैं आपको कुछ मीनिंग्स बताऊंगा जो कि इसके अंदर बार बार यूज किए जाते हैं। तो देखिए, सबसे पहला है विसरण। विसरण इंग्लिश में इसको बोलते हैं डिफ्यूजन। डिफ्यूजन। तो विसरण क्या होता है, इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, यहां मान लिया एक पात्र है और इसके अंदर ये जल से भरा हुआ है, ठीक है, जल से भरा हुआ है। हमने क्या किया, शुद्ध जल, ये शुद्ध जल है और इसके अंदर एक बूंद किसी शाही की या उजाला जो होता है उसकी, या इंक जो है उस इंक की एक बूंद डाली इसके अंदर। अब उस ग्लास को आप स्थिर पड़ा रहने दो और उसको नोटिस करो कि ये बूंद जो है धीरे धीरे इस विलियन में फैलती है, धीरे धीरे इस विलियन में फैलती है। और अगर ये विलियन जो है, अगर ये जो द्रव है अगर रंगहीन है और बूंद जो अगर नीले रंग की है तो धीरे धीरे सारा पानी जो है वो क्या हो जाएगा, नीला हो जाएगा। क्लियर है ना? तो अब देखो कि अगर ये बूंद इस तरीके से अपनी, ये यहां पर इसकी सांद्रता आपको पता है कि ज्यादा थी और ज्यादा सांद्रता से ये यहां इसकी सांद्रता थी नहीं, तो यहां तो बूंद नीला रंग का नहीं, व्हाइट था या रंगहीन था। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये बूंद धीरे धीरे फैलती है और धीरे धीरे क्या होता है कि सारा का सारा जो जल है वो क्या हो जाता है, नीला हो जाता है। ठीक है, इस प्रकार से ये बूंद फैलती है। एक और एग्जांपल हम बात करते हैं। जैसे हमने घर के अंदर अगरबत्ती हमने लगाई, तो अगरबत्ती एक कोने में लगाते हैं तो आपने देखा होगा धीरे धीरे सारे कमरे के अंदर या सारे घर में उसकी खुशबू फैल जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जहां अगरबत्ती जल रही थी वहां उसकी जो खुशबू है वो ज्यादा मात्रा में और फिर धीरे 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 वो क्या है, फैलती है। या मैं इसको ऐसे कह सकता हूं कि जैसे ये बूंद है, ये अपनी उच्च सांद्रता से किधर जा रही है, निम्न सांद्रता की ओर जा रही है। ठीक है ना? उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जाती है। मतलब ये हुआ कि जब भी कोई भी पदार्थ अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जाता है तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, विसरण। क्लियर हुई बात? उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर स्वतः गति क्या कहलाती है, विसरण कहलाती है या डिफ्यूजन कहलाती है। ये बात क्लियर होनी चाहिए सबको। मतलब ये हुआ कि कोई भी पदार्थ जब उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर अपने आप गति करता है, स्वतः गति करता है, तो उसको विसरण कहा जाता है। विसरण के बाद हम बात करते हैं परासरण की। अब हमने एक चीज तो सीख ली कि जो विसरण है उसमें क्या होता है, पदार्थ अपनी उच्च सांद्रता से किधर जाता है, निम्न सांद्रता की ओर। ठीक है, तो इसको तो विसरण कहते हैं। लेकिन अगर इन दोनों के बीच में यहां पर एक अर्धपारगम्य झिल्ली लगा दी जाए
कि ये जो प्रक्रिया है इसको हम विसरण ना कह के परासरण कहते हैं। यानी कि परासरण में क्या होता है, इसमें जो शुद्ध पदार्थ है या विलायक जो है वो अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जाता है, लेकिन जाता किसके अंदर से होकर है, अर्धपारगम में झिल्ली में से होकर जाता है, इसको हम परासरण कहते हैं। देखिए मैं आपको एक उदाहरण बताता हूं। जैसे हमने देखा होगा ये पानी है और पानी के अंदर एक ये किशमिश हम रखते हैं और थोड़ी देर बाद में आप क्या देखते हो कि पानी के अंदर जो किशमिश रखी हुई थी वो फूल जाती है, फूल जाती है। इसका कारण क्या है, कारण ये हुआ कि पानी जो था वो इसके अंदर प्रवेश कर गया। ठीक है, तो पानी जो है इसकी सांद्रता उच्च सांद्रता बाहर है और कम सांद्रता किशमिश के अंदर है। अंदर तो पानी की मात्रा कम होती है, तो पानी अपनी उच्च सांद्रता से किधर की ओर जाएगा, निम्न सांद्रता की ओर। और बीच में अर्धपारगम में झिल्ली, तो जो किशमिश की जो ऊपर की त्वचा होती है, जो लेयर होती है, वो अर्धपारगम में झिल्ली होती है, उसमें से होकर प्रवेश करता है। क्लियर है? अब देखो परासरण हमारे समझ में आया कि उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गमन परासरण है। होता किसमें से है, अर्धपारगम में झिल्ली में से होकर होता है। अब हम बात करते हैं परासरण दाब। तो मैं पहले कुछ उदाहरण आपको बता रहा हूं, उन उदाहरणों से हम इसको समझेंगे कि क्या होता है। देखिए देखो ये एक कीट है हमारे पास, ये कीट है और इसको हमने इस साइड से बंद कर दिया और इसके अंदर क्या करा, हमने एक विलियन भर दिया। विलियन का मतलब ये है कि हमने इसके अंदर मान लिया चीनी और पानी का विलियन भर दिया इसके अंदर, और यहां ऊपर इसके क्या करा, हमने अर्धपारगम में झिल्ली लगा दी। ठीक है, इसको इस साइड से भी हमने बंद कर दिया। अब क्या करते हैं, एक दूसरा कंटेनर लेते हैं और ये कंटेनर जो है, ये कंटेनर भी शुद्ध विलायक से भरा हुआ, मतलब जल से भरा हुआ है, और इस चीज को उठा के इसके अंदर उल्टा करके लगा देते हैं। तो देखिए ऐसे हमने लगा दिया इसको, ये अर्धपारगम में झिल्ली इसके मुंह पे बांध दी, इधर से भी बंद है ना, वही टीप है, उसी को उठा के अंदर लगाया और ये इसके अंदर वो विलियन भरा हुआ है। ये हमने इसमें विलियन भर दिया। अब जब इसमें विलियन भरा तो मान लेते हैं कि वो विलियन यहां तक आ गया, बीच में कुछ स्थान खाली भी छोड़ दिया था। अब आप जानते हो कि यहां अर्धपारगम में झिल्ली हमने बांधी हुई है और ये शुद्ध विलायक है, यहां जल है यहां पर, तो इसकी सांद्रता यहां इस जगह पर ज्यादा है, तो अब ये जल क्या होगा, यहां से होकर और इसके अंदर प्रवेश करेगा। ठीक है, अर्धपारगम में झिल्ली जो है उसकी खासियत होती है कि वो विलायक को तो आर पार होने देती है, जल को तो आर पार होने देगी, लेकिन वो जो विलियन है उसके दूसरे जो कण है उनको आर पार नहीं होने देती। तो जल तो अंदर चला जाएगा, लेकिन जो ये वाला मैटर है ये बाहर नहीं आएगा। तो जैसे ही अंदर जाएगा, आपने देखा होगा कि जैसे ही ये विलियन जो जल है इसके अंदर एंटर करा तो इसका तल बढ़ेगा और ये यहां तक पहुंच जाएगा विलियन में। मान लेते हैं कि इसने इतनी हाइट जो है वो कवर कर ली, इतनी हाइट पर चला गया। ठीक है, हाइट को हमने h से प्रदर्शित किया है। तो ये विलियन जब ऊपर गया तो इसको ऊपर लेकर जाने में कोई ना कोई बल लगा होगा, कोई ना कोई प्रेशर लगा होगा, कोई ना कोई दाब लगा होगा। बस इसको ऊपर लेकर जाने में जो दाब लगा वो दाब किस कारण से लगा,
परासरण के कारण लगा, क्योंकि परासरण हो रहा है। तो परासरण के कारण जो दाब लग रहा है उस दाब को ही हम क्या कह देते हैं, परासरण दाब कहते हैं। और परासरण दाब का फार्मूला पाई इज इक्वल टू Hg होता है। यहां पर पाई का मतलब परासरण दाब, H का मतलब ऊंचाई है, हाइट, D का मतलब घनत्व है और G का मतलब गुरुत्वीय त्वरण। क्लियर है? तो ये परासरण दाब, ऐसे हम इसको समझा सकते हैं। ये डायग्राम आपको अपने नोटबुक में बनाना है। अब इसी को मैं फिर दोबारा एक और एग्जांपल से बताऊंगा, ठीक है? परासरण दाब को हम और एक एग्जांपल से क्लियर कर लेते हैं। जैसे देखो भाई, ये देखो, यहां क्या है कि ये एक कंटेनर है इस टाइप का, बीच में यहां पर अर्धपारगम्य में झिल्ली लगी हुई है। अर्धपारगम्य में झिल्ली लगी है। यहां पर क्या है, इसके अंदर शुद्ध विलायक भरा हुआ है, ठीक है? मान लिया जल भरा हुआ है। और इधर क्या है, विलयन भरा हुआ है, ये विलयन भरा हुआ है। यहां पर पिस्टन लगा हुआ है, इधर एक पिस्टन लगा हुआ है, ठीक है? तो ये सेटअप है पूरा का पूरा। अब इसमें देखो, जब ये शुद्ध विलायक जो है इस अर्धपारगम्य झिल्ली में से होकर और इस तरफ जाना स्टार्ट करेगा, तो उस वक्त क्या होगा, इसकी मात्रा बढ़ेगी क्योंकि इसमें जल बढ़ रहा है। तो जैसे ही मात्रा बढ़ेगी तो ये वाला पिस्टन जो है, ये पिस्टन जो लगे हुए हैं, ये पिस्टन ऊपर की ओर जाएगा क्योंकि इसकी मात्रा बढ़ेगी तो वो ऊपर की ओर जाएगा। मान लेते हैं वो इस पोजीशन पर आ गया। तो ये अगर यहां आया तो ये बताओ कि ये कहां जाएगा, ये नीचे की ओर आएगा। मान लेते हैं यहां आ गया, ये पिस्टन यहां पहुंच गया, ठीक है? तो ये बात तो समझ में आ गई होगी क्योंकि विलायक जो है इसमें से होकर उधर जा रहा है। अब क्या करते हैं, अपने जो ये पिस्टन यहां आया हुआ है इसको वापस यहां लेकर आते हैं, ठीक है? ये h हाइट है, h तक ऊपर चला गया। अब उसको वापस यहां लेकर आते हैं, तो वापस उसको लाएंगे तो इसके ऊपर दाब लगाना पड़ेगा अपने को, तो वो उसके ऊपर दाब लगाते हैं। जैसे ही उसको यहां लेकर आए तो ये वाला पिस्टन ऊपर चला जाएगा क्योंकि वो इधर से इधर आएगा सारा सिस्टम। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके ऊपर जो हमने दाब लगाया, ये जो दाब लगाएंगे है ना, इस दाब को ही हम क्या कह देते हैं, परासरण दाब कहते हैं। इट इज कॉल्ड परासरण दाब, ठीक है भाई? तो परासरण दाब, ये इसको हम इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं। फार्मूला मैंने आपको लिखवा ही दिया, फाई इज इक्वल टू Hg होता है। अब देखो, आदर्श गैस समीकरण का आपने फार्मूला पढ़ा होगा, Pv इज इक्वल टू nRT होता है। इसको हम बोलते हैं आदर्श गैस समीकरण, ठीक है? ये आदर्श गैस समीकरण है। अब ये P का मतलब प्रेशर होता है, इसकी जगह अगर मैं ये वाला पाई लिख दूं, ये वाला यहां लिख दूं, तो ये हो जाएगा पाई V इज इक्वल टू nRT, ठीक है? इसको बोलते हैं विलियन समीकरण, विलियन समीकरण है। अब ये परासरण दाब है, ठीक? तो पाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, nRT अपॉन V, इस V को मैं नीचे ले गया। अब n जो है वो क्या है, नंबर ऑफ मोल है, तो n को अपने यहां लिख देते हैं,
हम जानते हैं कि n बराबर क्या होता है, w अपॉन m होता है। तो पाई इज इक्वल टू w अपॉन m इंटू आर टी अपॉन v। ये अपने पास लास्ट फार्मूला बचता है इसका। क्लियर है? तो ये प्रासरण दाब का फार्मूला ये बन जाएगा। आप अगर आपको इसके सवाल आता है तो वो आप इस फार्मूले से सॉल्व करोगे। अब मैं आपको एक सवाल करके बताता हूं इसके ऊपर कि प्रासरण दाब के ऊपर सवाल जो है वो किस प्रकार से आएगा। तो देखिए क्वेश्चन है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर 5% यूरिया विलयन का प्रासरण दाब ज्ञात करो। ठीक है, प्रासरण दाब ज्ञात करो। ओके, अब देखो तो अपने इसमें देखते हैं फार्मूला कौन सा लगाना है, ये वाला W अपॉन m इंटू आर टी अपॉन v। ऐसे ही है। तो W कितना है यहाँ पर, W क्योंकि 5% है ना ये, तो 5 ग्राम मान लेते हैं यूरिया। तो परसेंट का मतलब V कितना हो जाएगा 100 ml, मतलब 100 में 5 है ना, 100 में 5, इस 5% का मतलब 100 में 5। तो R यहाँ पर 0.082 हो जाएगा। T यहाँ पर 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर लिया है तो ये हो जाएगा 273 केल्विन टेम्परेचर, केल्विन में बदल देते हैं। और यूरिया का जो मास है m वो होता है 60 होता है ऐसे करके। ठीक है, m इज इक्वल टू 60। तो पाई इज इक्वल टू w कितना है 5 इंटू r कितना है 0.082 इंटू t कितना है 273, m कितना है 60 है, इंटू v कितना है 100 है। ओके, सॉल्व कर देना तो आंसर आ जाएगा इसका। तो आंसर इसका लगभग आ जाना चाहिए 16.6 वायुमंडलीय दाब। इतना इसका आंसर आएगा। तो ये आपको सवाल इस प्रकार से करने हैं। इस टॉपिक के साथ ही हमारा अनुसंख्या गुणधर्म का जो टॉपिक था वो खत्म होता है। अगले वीडियो के अंदर हम एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे।